नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सीएम धामी ने साइंस सिटी का निरीक्षण किया और विज्ञान धाम में विज्ञान सेतु का उद्घाटन किया। साइंस सिटी परियोजना की प्रगति का जायजा भी लिया गया। क्रिकेट खेलकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया गया। उत्तराखंड में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम पहुंचकर साइंस सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विज्ञान सेतु का उद्घाटन किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया और क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी कर युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया। तो वहीं सीएम धामी ने दोहराया विकसित उत्तराखंड का विजन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर विशेषज्ञों से संवाद किया गया। यूसीसी मसौदे में विशेषज्ञों के योगदान की सराहना भी की। विशेषज्ञों से सहयोग और सुझाव की अपील की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे कि देहरादून में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के विजन को दोहराया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शुरू की गई पहले अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मसौदे में विशेषज्ञों के योगदान की सराहना की और कहा कि नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और साथ ही उन्होंने सभी विशेषज्ञों से भी भविष्य में सुझाव और सहयोग जारी रखने की अपील की। हो पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसका सारा श्रेय हमारे राज्य के जो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, लगातार आपका तो विशेष योगदान है, जिसके लिए अब हमको पूरे भारत में जो हम लोगों ने शुरू किया वो पूरे भारत में अब शुरू हो रहा है। ये प्रोफेसर सुरेखा जी हमारी जो यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी थी, उस कमेटी की महत्वपूर्ण मेंबर थी। आपने बहुत काम किया। उसके बाद वो ड्राफ्ट बनने के बाद जब अधिनियम बन गया, वो कैसे लागू होगा, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, उस पर भी आपने एक सक्रिय सदस्य के नाते उसमें भी अपना योगदान दिया। इसी प्रकार से हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे अभी हिंदू स्टडीज सेंटर आपके विश्वविद्यालय में, दून विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, और जब हमने आपसे बात करी तो आपने कहा कि इसको दून विश्वविद्यालय में कर दीजिए, हम लोग इसको जो भी आप जैसा चाहते हैं उस तरह से हम इसको धरातल पर उतार लेंगे, इसकी सारी योजना बना लेंगे। तो अन्य भी बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, सभी का अपना बहुत बड़ा योगदान है। इसी नाते ये सब काम हो पा रहे। और आपने क्या कहा, जड़ कर जगत तक, तो बहुत ही शानदार। और भगवान की कृपा बनी रहे हमारे राज्य पर। वैसे भी प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, अगर हम कहें कि हम लोग प्रकृति की दृष्टि से सबसे समृद्ध हैं पूरे देश और दुनिया में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पास गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां, सदा नीरा नदियां हैं। हमारे पास बड़े हिम ग्लेशियर हैं, चारों धाम हैं, आदि कैलाश महादेव की भूमि है, इतने सारे धार्मिक स्थल हैं। 71% हमारा भूभाग फॉरेस्ट है। जो इकोलॉजी की हम बात करते हैं, तो सच में इकोलॉजी की प्रेरणा और इकोलॉजी का प्रोत्साहन, इकोलॉजी का संवर्धन अगर कहीं से होता है तो वो हमारे ही राज्य से होता है। जिसमें जो आप पॉलिसी लाए हैं, नीतीश जी ने बताया, अभी मैंने पॉलिसी पूरी देखी नहीं, लेकिन जितना उसमें करा गया है कि हिमालय को ध्यान में रखा गया है, यहाँ की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रख के किया गया है। तो बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। और आप सबके सुझाव ऐसे ही मिलते रहें।
और आप सब लोग जो है सारे कार्यों में हम सब लोग सहयात्री हैं। सहयात्री हम लोग दो के हैं। कैसे? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत के सहयात्री हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो दशक भी बनाने के सहयात्री आप सब हैं। बद्रीनाथ दान चोरी मामले को लेकर एसआईटी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरोपी प्रमोद नौटियाल देहरादून से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में अब पेशी होगी। गोपेश्वर कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी को और एसआईटी जांच जारी रखेगी। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम चोरी मामले को लेकर एसआईटी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को एसआईटी ने देहरादून से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद से उसे गोपेश्वर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी के जांच अधिकारी महादेव उनियाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है। अब कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। सर, जांच में क्या कुछ सामने आया है? क्या एविडेंसेस मिले हैं आप लोगों को? अभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ उससे एविडेंस मिले हैं। हाँ। बाकी अभी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शालिग्राम पत्थर मिला है वगैरह वगैरह, कैश वगैरह कोई आप लोगों ने सीज किया इसके पास से? अभी कुछ बरामद नहीं हुआ इस चीज में। और लोगों को आप जो है समन कर सकते हैं पूछताछ के लिए? क्या कोई मनी ट्रेल? एविडेंस अभी जारी है। कितने दिन की कस्टडी मांगी सर? अब देखते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। और भी लोग शामिल है तुम्हारे साथ? प्रमोद तुम्हारे साथ और लोग शामिल है? और कौन? चढ़ावे की राशि की जो गणना होती है उसमें कुछ हेरा फेरी की बात उसमें कही गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर बद्रीनाथ श्री महादेव उनियाल उक्त मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं। वहां मंदिर समिति के जो भी सीसीटीवी कैमरा थे, अन्य सीसीटीवी कैमरे थे, उनका अवलोकन किया जा रहा है। और अभी तक प्रथम दृष्टया जो भी इसमें से चीज़ें निकल कर आई हैं, उसमें से नामजद अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को कुछ धनराशि वहां से ले जाते हुए और कुछ सामग्री ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरों में देखा जा रहा है, जिसके आधार पर प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ दान चोरी मामले को लेकर के एसआईटी जांच अब तेज कर दी गई है। आरोपी से शालिग्राम पत्थर और लैपटॉप बरामद किया गया है और टीम को अब तक नकदी बरामद नहीं हुई। पूछताछ में आरोपी ने आरोपों से फिलहाल इनकार किया है। बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद नौटियाल के पास एक शालिग्राम पत्थर और एक लैपटॉप बरामद किया गया है, जबकि अब तक कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। वहीं एसआईटी अब पैसों के लेन देन और संभावित कनेक्शन की गहन जांच के लिए कोर्ट से आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। वहीं हरिद्वार के मैंगलोर में अवैध शराब की बिक्री के आरोपों को लेकर के महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। खालसा मोहल्ले की महिलाओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का यह आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद अवैध कच्ची और पक्की शराब का कारोबार जारी है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस और प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं। को कुछ भी खतरा हो तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? नहीं जी, रास्ता ही नहीं बंद। हमें कुछ नहीं कहा ना, हमें कुछ भी रास्ता दे रहे। हम तो जो रास्ता लगा रहे अपने आप लगा रहे। हम तो पीने वालों को पूरी मार दे रहे छकाई की। देखो ये डंडा हमारे हाथ में, महिला मिल गए करेंगे, दारू पीने वालों को बजावेंगे, दारू वालों को भी, बेचने वालों को भी और पीने वालों को भी। देहरादून पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जहां पर विकास नगर क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के पास से अवैध स्मैक, दूसरे आरोपी से कच्ची शराब बरामद की गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
रुद्रपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां पर मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर को गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। वहीं अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया और गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार समेत कार और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यूपी से आकर यहाँ पर जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस गोली का जवाब मुंहतोड़ गोली से ही दिया जा रहा है। इन्हीं की तलाश में पुलिस जुटी थी। वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। इसी चेकिंग के दौरान यूनिटी लॉ कॉलेज के आसपास पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। 2 अपराधी अन्य अपराधी अरेस्ट हुए और तीसरा जो गाड़ी में मौजूद जो अपराधी था, जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है, मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी। सोशल मीडिया पर भंडारा किंग के नाम से मशहूर रामाशंकर गुप्ता को हरिद्वार पुलिस ने पूरे विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी। बीमारी के चलते 9 जुलाई को उनका निधन हो गया था और उनका शव हरिद्वार में मिला था। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में लावारिस शवों से जुड़ी एसओपी के तहत ही खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराया गया। बता दें कि रमाशंकर गुप्ता अपने अनोखे अंदाज में श्रद्धालुओं से भंडारा करवाने के लिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थे और उनके निधन के बाद उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। हर की पैड़ी के आसपास रहते थे और वहीं इनके द्वारा जैसा कि सोशल मीडिया में भी चीज़ें वायरल है कि जो श्रद्धालु या यात्री आते थे जो कि ये जानकारी प्राप्त करते थे कि अपने पितरों के लिए भंडारा व्यवस्था के लिए, तो ये भी उसमें उनका सहयोग करते थे। अभी इनकी मृत्यु होना पाया गया है, जो हमारा सीसीआर चौक है उसी के पास, टॉयलेट के पास, और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों से जो इनके साथ पूछताछ में पता चला कि इनको कोई बीमारी थी और अक्सर ये दवा भी लेते थे। अब पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। मैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अगर मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में है तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के बाद जो 72 आवर एक शव शिनाख्त की जो कार्रवाई रही है उसके लिए वेट करते हैं। तो खटीमा में एक नर हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया और खटीमा रेंज के जंगल से लगे हुए खेत में नर हाथी का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके से बिजली की तार मिलने के बाद वन विभाग के करंट लगने से मौत की आशंका जताई गई है। सूचना प्राप्त हुई कि खटीमा रेंज के रूसी कुआं बीटकरी क्षेत्र है, वहाँ पर एक नर हाथी है वो पड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर सूचना मिलते ही हमारे यहाँ डॉक्टर का जो पैनल है, पैनल बनाया गया। पैनल के माध्यम से तो क्षेत्र की जाँच की गई और हाथी का जो पोस्टमार्टम है उसको पोस्टमार्टम करके शव को दफना दिया गया है। उसके जो दांत हैं वो सुरक्षित पाए गए हैं, तो दांत से निकाल के अपनी कस्टडी में ले लिया गया है और आसपास के क्षेत्र की छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हो सकता है करंट से इसकी मृत्यु हुई है, तो उसमें चेक किया जा रहा है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो वहीं उत्तराखंड में संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर के अहम मंथन जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित विशेष गहन समीक्षा राज्य कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वर्कशॉप के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के अभियान में सहयोग करेगी। वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर भी निशाना साधा और बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले में कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय तरुण चुग जी का आज आगमन था। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण और हमारे जो BLO1 हैं उन सबको हमने बुलाया था। SIR का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है, उसमें अधिकतम मतदाता जो छूट गए हैं वो मतदाता सूची में जुड़ जाएं। उसके लिए फॉर्म 6 ठीक प्रकार से भरा जाए, कैसे भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी गई।
और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक ये भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को मदद करने की जिससे ये बैठक थी। बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरीश चमोली को प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग का प्रभारी नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद हरीश चमोली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया उस पर वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खतरा उतरने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में कार्य करने वाला एक सशक्त संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रदेश मीडिया संपर्क विभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड बीजेपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट की दावेदारी का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नेताओं को सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पर टिकट की मांग से बचने की नसीहत दी, तो वहीं इसी बीच पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की मसूरी विधानसभा को लेकर के सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। हालांकि विधायक विनोद चमोली ने इसे अनुशासनहीनता मानने से इनकार करते हुए कहा है कि गामा सिर्फ जनसंपर्क की जानकारी साझा कर रहे हैं। निर्देश गए हैं, आप थोड़ा सा अध्यक्ष जी के बयान को और ठीक करिए। जो उन्होंने कहा है कि आप जब सोशल मीडिया पर दावेदारी कर रहे हैं तो अपने विधायकों का काम का विरोध न करें, आप सरकार के कामों पर प्रश्न न लगाएं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे आएगा ही नहीं। तो उस पर आपने देखा होगा पिछले जब से उनके ये निर्देश गए हैं तब से जो भी लोग टिकट के लाइन में हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को भी नियंत्रित किया है और एक जो अनुशासन की जो लाइन है उससे बिलो द लाइन ही हो रहे हैं, उन्होंने उसको तोड़ा नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ता संपर्क में लगा हुआ है, लोगों से मिल रहा है और वो फुटेज उसके अगर सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो सामान्य तौर पर सभी डालते हैं, उसमें कहाँ गलती है? तो उसको अनावश्यक रूप से उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत में युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्रों की आवाज को मंच देना और उनके भविष्य से जुड़े सवालों पर चर्चा करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले मेहनत करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और ऐसे में राहुल गांधी युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और इस समस्या के समाधान, साथ ही पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की आवश्यकता पर अपने विचार रखेंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर के युवाओं और छात्रों से अधिक संख्या में देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। कार्यक्रम के माननीय राहुल गांधी जी युवाओं को संबोधित करने के लिए, छात्रों को संबोधित करने के लिए और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के एक और चरण में देहरादून आ रहे हैं। ये कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। मैं सभी छात्रों से ये निवेदन करता हूं कि आदरणीय राहुल जी, आपकी समस्याएं जो मूल रूप से ये है कि आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब परीक्षा का समय आता है वो लीक हो जाता है और इससे निश्चित रूप में आपका भविष्य प्रभावित होता है। तो काशीपुर में कांग्रेस की सियासी स्थिति को लेकर के सवाल उठने लगे और कभी मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी अब लगातार चुनावी
चुनौतियों का सामना कर रही है, तो मेयर और विधायक चुनाव में हार के बाद संगठन की सक्रियता, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पकड़ बढ़ाने को लेकर के बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है, तो बहुत बड़ा जनाधार कांग्रेस के पास में है। लोग आज भी कांग्रेस के साथ में जरूर है, कांग्रेस की नीतियों को अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं। अब जहाँ तक ये प्रश्न उठता है कि भाई कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, ठीक बात है, विगत 25 वर्षों से हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती रही है, संगठनात्मक गलतियाँ रही हैं। और संगठनात्मक गलतियाँ भी रही हैं, थोड़ा हम ये भी कह सकते हैं कि नेतृत्व भी हमारा कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, नीतियों में दोषी रहे हों कि हमने सही व्यक्ति का चयन सही स्थान पर नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। और रहा आपकी बात कि काशीपुर में कांग्रेस ने क्या दिया है, आज यदि काशीपुर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल कांग्रेस की देन है। यहाँ का LD भट्ट वो कांग्रेस के देन है, जो पहले विधायक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उसके लिए जमीन दी थी। आज जिसकी वजह से यहाँ रोजगार मिल रहे हैं वो इंडस्ट्री नारायण दत्त तिवारी की देन है। ये बस अड्डा जो उत्तराखंड का नंबर 2 का बस अड्डा था सिक्किम से, उस पर बसें चलती थी, आज वो तबाह हो गया इस सरकार में। इसके अलावा पहले यहाँ छोटी लाइन हुआ करती, बड़ी लाइन तिवारी जी की देन है। यहाँ पर जितने वो ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिग्री कॉलेज है, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी की देन है। खटीमा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस्लाम नगर नई बस्ती में पारिवारिक विवाद कथित तौर पर हिंसक संघर्ष में बदल गया, जहां चाचा पर उसके ही भतीजे की ओर से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना के बाद परिवार में दहशत का आक्रोश और गुस्से का माहौल जिस तरीके से परिवार के भीतर नजर आ रहा है, ऐसे में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि मामले की जांच जरूर की जा रही है। मिली जा रहा है, मारपीट का मामला बता रहे हैं और इसके सिर पे काफ़ी चोट है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी इंट्रोगेशन रखा हुआ है। लड़ाई हुई है, मेरे पापा के चोट लगी और जिस लड़के ने मारा है वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है थोड़ा, तो उनने इसीलिए मारा कि मैं इसको मार के अम्मी को हासिल कर लूँ मेरी। इसी वजह से उनने मेरे पापा को मारा है, अम्मी की वजह से। अम्मी के पीछे पड़ा है वो मेरी। वो मेरे पापा का भतीजा ही है, मेरे ताऊ का लड़का है वो। लड़ाई हुई है, उनने आज पापा के आके थोड़ा हमला कर दिया बंके से। मारा क्या आकर ऐसी आपसी लड़ाई हो गई थी। उनको वो लड़का मेरे पीछे पड़ा था, उसको समझाने के चक्कर में थे, इसलिए इसको मारा कि इसको मार दूँ, इसको हासिल कर लूँ मैं। फ़ोन करा जिसके चोट लगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, समझा दूँगा। उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसने मारा उसने फ़ोन नहीं उठाया। डांट देता दोनों को, और वो सफाई कर रहा था टुक से, इसने जाके पीछे से हमला कर दिया। चाचा भतीजे हैं आपस में, कोई गैर नहीं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।